नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड और सबसे पहले आपको बताते हैं बुलेटिन में उत्तराखंड में मौसम विभाग ने तेज गर्मी का अलर्ट जारी किया है। जी हां, तेज गर्मी का अलर्ट आज से ठीक 12 अप्रैल तक के लिए ये अलर्ट जारी रहने वाला है। मौसम विभाग का अनुमान है कि 9 जिलों में तापमान सामान्य से ज्यादा रहने के लिए ये रेड अलर्ट जारी किया गया है। 3500 मीटर से ज्यादा की ऊंचाई पर हिमस्खलन होने के खतरे हैं। तापमान में बढ़ोतरी से लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ना सिर्फ लोगों की मुश्किलें बढ़ेंगी बल्कि फॉरेस्ट एरिया में तमाम जितने भी जानवर हैं उनके लिए भी परेशानी बढ़ने वाली है। और ये चुनौतियां उन लोगों के लिए भी बढ़ने वाली है जो वन विभाग से जुड़े हुए हैं। विक्रम सिंह और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। विक्रम सिंह, आप मौसम का मिजाज बदलने वाला है 12 अप्रैल तक। आज से 12 अप्रैल तक भीषण गर्मी। इस समय मौसम कैसा है और लोग क्या कुछ बोल रहे हैं? क्या उनकी तरफ से तैयारियां की हैं भीषण गर्मी से बचने की? माफ कीजिए, विक्रम सिंह हमारे साथ मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक हैं। सर, अलर्ट जारी कर दिया गया है। ये अलर्ट सिर्फ तमाम लोगों के लिए नहीं बल्कि फॉरेस्ट एरिया में तमाम जो जानवर हैं उनके ऊपर भी इंप्लीमेंट होता है। भयंकर गर्मी रहने वाली है। जी बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड में अभी इस समय पीछे अगर 20 से 22 दिन का देखें तो कंटिन्यूस जो तापमान है वो 4 से लेके 7 डिग्री तक या 5 से लेके 7 डिग्री तक जो है सामान्य से ऊपर चल रहे हैं। और इस दौरान कोई बारिश तो पूरे मार्च में नहीं मिली है। अभी अप्रैल के भी 7-8 दिन निकल गए हैं। तो काफी कंटिन्यूसली जो तापमान है वो इस तरह बने हुए हैं। जो अधिकतम तापमान है अगर प्लेन्स में आज बात करें तो अभी 37-38 के आसपास है। और पहाड़ों में भी 2000 मीटर के आसपास जो अगर टेम्परेचर देखें मैक्सिमम तो वहां पर भी वो 26-27 के आसपास है। और अभी आगे 3 से 4 दिन में इसमें 2-3 डिग्री की और बढ़ोतरी होगी। और उसके चलते जो गर्मी का वो है चीज है वो और भी थोड़ा बढ़ेगी। और उसकी वजह से चाहे वनाग्नि है या और भी जो फायर इंसिडेंट्स है तो उनकी संभावनाएं भी बन जाती हैं। और वनों में तो देख ही रहे हैं कि ऑलरेडी भी कुछ एक्टिविटी जो आग फायर की है वो दिख रही है। और उसके ज्यादा प्रसार की और ज्यादा जगहों पे होने की और संभावना बन जाती है, खासकर 11 और 12 तारीख में अगर बात करें तो। सर, देवभूमि है उत्तराखंड। अमूमन हम सुनते हैं अलर्ट जो जारी किया जाता है वो तेज बारिश के लिए किया जाता है, प्रचंड ठंड के लिए किया जाता है। अब पहाड़ों पर भी रेड अलर्ट जो जारी किया जा रहा है वो भीषण गर्मी के लिए किया जा रहा है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चिंता का विषय समझा जाए क्योंकि अभी समय है प्रचंड गर्मी के लिए। अगर हम समझें तो अभी समय है, समय से पहले ये अलर्ट। बिल्कुल है, ये तो बात है कि जो अधिकतम तापमान है वो हमको मई में जाके मिलते हैं। और अभी अप्रैल में ही उस तरह की सिचुएशन है। अगर मैं मई में भी बात करूं तो जो हमारे मैदानी क्षेत्र है उसमें 36-38 तक की जो है सामान्य तापमान होते हैं। तो उतना तो ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। और आगे जैसे मैंने बोला अभी 2 से 3 बढ़ेंगे तो करीब आप जो प्लेन्स में है आप देखेंगे कि जो टेम्परेचर है वो जो है 38 से लेकर 40 डिग्री तक पहुंच जाएंगे। इसी तरह पहाड़ों में भी जो 2000 मीटर के आसपास के क्षेत्र है वहाँ ये 28 से 30 तक पहुंचेंगे। तो ऐसे में जो है पीछे भी देखा गया कि जो वनाग्नि खासकर उसकी घटनाएं बढ़ती है और बड़े तेजी से फैलती भी है। तो उसी सबको देखते हुए दिया गया है। और जो गाँव ऐसी जगहों पे हैं जो कि जंगल के आसपास है और इस तरह के वनरेबल है जहाँ पे कि आगजनी की घटनाएं होती हैं, वनाग्नि की घटनाएं होती हैं, तो उनको बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। तो मैंने उसमें स्पेशली बोला भी है कि जो इस तरह के जगह कोई गांव है वो अपना जो है जो फायर ब्रेक स्ट्रिप है वो अराउंड द विलेज जो है उसको तैयार करें, जिससे कि अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो वो उससे अपने को सावधान रख सके। सर, यही सबसे बड़ी चिंता वाली बात है क्योंकि गर्मी प्रचंड होगी और जिस तरह से आग लगेगी जंगलों में, वहाँ के जंगली जानवर जो हैं वो रिहायशी एरियो की तरफ रुख करने लगेंगे और आसपास के तमाम गांव जो हैं, रिहायशी इलाके जो हैं जो फॉरेस्ट एरिया से लगते हैं, उनको भी इस समस्या का सामना करना पड़ेगा। शुक्रिया आपका सर हमसे बात करने के लिए। अगली खबर अल्मोड़ा से, जहां के जंगलों में भीषण आग लगी हुई है और करीब आधा दर्जन से ज्यादा जंगलों को इसने अपनी जद में ले रखा है। शीतलाखेत इलाके में महिलाओं ने अंधेरे में जंगल में पहुंचकर आग बुझाने की कोशिश की और बहुत मेहनत करने के बाद आग पर काबू पाया जा सका। लेकिन अन्य जंगलों में बताएं आपको और जगहों में जहां जंगल है वहां लगातार जंगल जल रहे हैं। वन विभाग के कर्मचारी दूर दूर तक नजर ही नहीं आ रहे हैं। स्थानीय लोगों को ये जिम्मा उठाना पड़ रहा है। स्थानीय लोग आग बुझाने के काम में लगे हुए हैं।
अपने सारे काम छोड़ के इन लोगों को आग बुझाने का काम करना पड़ रहा है। इस बीच आपको बताते हैं कि हर साल फायर सीजन में बागेश्वर के जंगलों में आग एक बहुत बड़ी चुनौती बन रही है। बागेश्वर के जंगलों की तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहाँ पर जंगलों में आग लग रही है, वातावरण में धुंध फैल रही है, अधिकतर जंगल आग की चपेट में है। अब गर्मी की तेज लपटों के साथ ही जंगलों की आग बुरी तरह से फैल रही है। फिलहाल इसे देखने वाला कोई नहीं है। वन विभाग कहता है कि अभी तक जिले में आग की 40 घटनाएं हुई हैं, जिसमें लगभग 50 हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र प्रभावित हुआ है। चमोली के जंगलों की तरफ आपको लिए चलेंगे, जहां पर भी लगातार आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं। ये सिलसिला बदस्तूर जारी है। नंदप्रयाग रेंज के सेंज, मेखुरा और लंगासू के पास जंगलों में आग किस कदर लगी है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। चमोली से आती हुई तस्वीरें। और आग के चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वन संपदा को तो नुकसान पहुंच ही रहा है, अन्य जीवों के जीवन पर भी खतरा मंडरा रहा है। हम आपको जानकारी देते हैं कि बीते 3 दिनों में जंगलों में लगातार आग की घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिससे वन विभाग के तमाम दावों की तो पोल खुल गई है। अब बढ़ते हैं आगे, कुछ और खबरों की तरफ रुख करते हुए। खबर उधम सिंह नगर से है, जहां पर जिले में अचानक से आपराधिक घटनाओं का ग्राफ बढ़ रहा है। खटीमा में बैंक लूट के बाद अब बाजपुर में दिन दहाड़े 3 बदमाश एक दुकान में घुसकर तमंचे के बल पर लाखों रुपए लूटकर भाग निकले। घटना की सूचना पुलिस को दी गई, हड़कंप मच गया। एसएसपी सहित तमाम अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर इस पूरे मामले की जानकारी ली। लूट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। मामला बाजपुर के संजय कॉलोनी का है, जहां दुकान में 3 बदमाश घुसते हैं और तमंचा दिखाकर करीब 2 लाख की नकदी लूटकर फरार हो जाते हैं। 3 लोग आए थे तो आके कुछ सामान मांगने लग गए। मैं उनको सामान देने लगी तो थोड़ा सा लिया उन्होंने, कुछ लेके रख दिया। इधर उधर ताका झांकी करी, भैया के लिए पूछने लगे कि है कि नहीं शॉप पे। मैंने कहा कि नहीं है, तो बस इन्होंने फिर मेरे हाथ पैर पकड़ने लग गए और फिर मैंने खूब शोर मचाया तो इधर को दुकान में अंदर आ गए। 3 लड़के आते हैं सामान खरीदने के बहाने और वहाँ पर वो अकेले जो है लेडी हैं, तो उनको देखकर सामान खरीदने के लिए बोलते हैं और फिर उनसे जो है धक्का मुक्की करते हैं और फिर उसमें से बाहर निकलते हुए एक लड़का जो है गले से कुछ पैसे ले जाता है, जैसे कुछ बिखर भी जाते हैं और वो लेके भाग जाते हैं। और जानकारी लेते हैं मेरे सहयोगी चंदन बंगारी से, जो कि फोन लाइन पर मौजूद है। चंदन, इन तस्वीरों को देखकर, इस खबर को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि पहाड़ में अब इस तरह से लूटपाट मचाना बड़ा आसान हो गया है। पुलिस क्या कह रही है? जी, पूरा मामला कल बाजपुर की संजय कॉलोनी का था, जहां बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया है। इससे पहले भी उधम सिंह नगर में लगातार ऐसी घटनाएं घट रही है। अभी 2 दिन पहले खटीमा में एक बैंक लूट की घटना हुई थी। और कुल मिला के पुलिस का ये कहना है कि सीसीटीवी जो फुटेज है, उस फुटेज के आधार पर हम लोग आरोपी को चिन्हित कर रहे हैं और कुछ टीमें बना दी गई, कुछ संदिग्धों को उठाया गया, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ कुल मिला के खाली है। ठीक है चंदन, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो पुलिस के हाथ देखिए अब तक खाली है। ये वीडियो सामने आ गया है, चोर बाकायदा देखे जा सकते हैं इस सीसीटीवी कैमरे में। अब बढ़ते हैं आगे। उत्तराखंड में पर्यटन की संभावनाओं को लेकर पर्यटन विभाग आज पर्यटन एवं आतिथ्य सम्मेलन करने जा रहा है, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी भी शामिल होंगे, पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज शामिल होंगे। सम्मेलन में पर्यटन व्यवसाय से जुड़े प्रतिनिधि शामिल होंगे। उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए और बढ़ाने की संभावनाओं पर चर्चा की जाने वाली है। आइए अब आपको बताते हैं, सीएम पुष्कर सिंह धामी अपने दूसरे कार्यकाल में सख्त नजर आ रहे हैं और सीएम ने साफ कह दिया है कि वो राज्य में करप्शन को नहीं पनपने देंगे। किसी भी आम आदमी को सरकारी दफ्तर में रिश्वत ना लेनी पड़े, परेशान ना होना पड़े, इसके लिए भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड होगा। 1064 ऐप लॉन्च की गई है। ये पूरी खबर जानिए इसमें। सरकारी दफ्तरों में घूस पैसे की डिमांड करने वाले भ्रष्ट अफसरों और कर्मचारियों को अब जेल जाना होगा।
अपने दूसरे कार्यकाल में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ये बात कहकर अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। शुक्रवार को सीएम धामी ने विजिलेंस डिपार्टमेंट का भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड 1064 ऐप लॉन्च किया और साफ कहा कि करप्शन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। हम पहले दिन से सजग हैं, इसीलिए हमने कोशिश की है कि छोटे छोटे कार्यालयों में तमाम जगह पर जहाँ पर भी आम जनता को, सामान्य जनता को इस प्रकार की दिक्कतें होती हैं, उनको इन दिक्कतों का सामना न करना पड़े, अपने काम के लिए किसी के आगे पीछे न भागना पड़े। इसलिए आज ये हमने ऐप लॉन्च किया है और इसके माध्यम से सभी लोग सीधे सीधे अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं और उसका समाधान के लिए लगातार जो है हमारा डिपार्टमेंट, सरकार लगातार प्रयास करेगी, लगातार काम करेगी। सीएम धामी ने अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। ऐप के जरिए की गई हर शिकायत रजिस्टर होगी और पूरा डेटा सुरक्षित रखा जाएगा। शिकायत करने वाले की पहचान गुप्त रखी जाएगी। वहीं ऐप को हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में तैयार किया गया है। उत्तराखंड में आमतौर पर इस तरह की शिकायतें मिलती हैं जब सरकारी दफ्तरों में अधिकारी और कर्मचारी आम लोगों को परेशान करते हैं और ज्यादातर मामले घूस लेने और मांगने के होते हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नया ऐप लॉन्च करके करप्शन पर लगाम लगाने के साथ ही जनता को राहत देने की बड़ी कोशिश की है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। अब यहाँ आपको बताते हैं कि विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस के नेताओं को पार्टी में अनुशासन की याद आ रही है। बैठक कोई भी हो, नेता ले देकर अनुशासन का ही राग आलाप रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। हल्द्वानी में कुमाऊं भर के कांग्रेस नेता वैसे तो पार्टी की सदस्यता अभियान को लेकर बैठक करने पहुंचे, लेकिन बैठक में सदस्यता से ज्यादा विधानसभा चुनाव की अनुशासनहीनता का मुद्दा छाया रहा, जिसकी पुष्टि खुद बैठक में मौजूद पूर्व पीसीसी चीफ यशपाल आर्य ने की। सदस्यता अभियान हमारा मुख्य एजेंडा था, उसी पर चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन हमारे जो कार्यकर्ता हैं, जो हमारे स्थानीय नेता हैं, जो हमारे माननीय विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, उन्होंने अपने भावों को व्यक्त किया है और उन्होंने कहा, निश्चित रूप से कहा कि अनुशासन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है अनुशासन की, और कहीं न कहीं अनुशासन हीनता की वजह से कांग्रेस कमज़ोर हुई है। एक सख्त फैसला लेने की ज़रूरत है और पार्टी का जो भी निर्णय होता है उसको सबने स्वीकार करना भी चाहिए। जीतकर विधायक बन चुके नेता भी भीतरघात और अनुशासनहीनता के दर्द से उबर नहीं पा रहे, इसीलिए ये भी कांग्रेस के भीतर सख्त अनुशासन की पैरवी कर रहे हैं। ये अनुशासन की आवश्यकता सबसे ज्यादा इस समय कांग्रेस को जरूरत है और इसका जो उल्लंघन करे, चाहे वो मैं हूँ, सबसे पहले अगर मैंने उल्लंघन करा हो तो मुझ पे कार्रवाई हो, ऐसा मैंने कहा। जाहिर है जिन कांग्रेस नेताओं ने सरकार बनाने और मंत्री बनने का ख्वाब देखा था, चुनाव नतीजे आने के बाद वो सपना ही रह गया और नेताओं को अनुशासन की याद तब आ रही है जब बहुत देर हो चुकी है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं बीजेपी ने राज्य में प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई है। जिन सीटों पर हार मिली है, पार्टी ने उनकी समीक्षा भी कर ली है। अब ऐसे में हार के कारणों पर एक्शन क्या होगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में हारी हुई 23 सीटों पर मार्च के आखिरी हफ्ते में पदाधिकारी भेजकर हार की समीक्षा कराई। सभी 23 सीटों से आई समीक्षा रिपोर्ट संगठन को सबमिट भी की जा चुकी है, लेकिन अब टॉप लेवल पर होने वाली समीक्षा पर बात अटक गई है। पहले 4 अप्रैल को बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष की अध्यक्षता में ये मीटिंग होनी थी, लेकिन इस बीच 11 अप्रैल तक संघ का चिंतन शिविर होने के चलते मामला टल गया। बताया जा रहा है कि 11 अप्रैल के बाद संगठन के टॉप लेवल अधिकारियों की ये मीटिंग कभी भी बुलाई जा सकती है। 11 तारीख के बाद ये बैठक होगी, क्योंकि अभी हम सभी की जानकारी में है कि एक बहुत ही उच्च स्तरीय बैठक हमारे विचार परिवार की रायवाला में चल रही है और हमारे राष्ट्रीय महामंत्री और अन्य लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, तो मुझे लगता है कि उसके बाद ही वो बैठक हो पाएगी। विधानसभा चुनाव में बगावत का सामना करने वाले नेताओं को इस मीटिंग का बेसब्री से इंतजार है। वो भीतरघातियों पर एक्शन चाहते हैं। ऐसे में अगर पार्टी ने इस एपिसोड को ठंडे बस्ते में डाला तो आगे चलकर अपनों के ही विरोध से दो चार होना पड़ सकता है। अगर ऐसे लोगों को पार्टी पदों पे बनाए रखेगी और दायित्व देगी तो निष्ठावान कार्यकर्ता का जो है मनोबल और गिरेगा और पार्टी, मैं समझता हूं कि पार्टी निश्चित रूप से इस समीक्षा बैठक की जो रिपोर्ट होगी उसके बाद जो
दोषी जो मुख्य कार्यकर्ता हैं उनके विरुद्ध निश्चित रूप से निष्कासन की कार्रवाई करेगी, अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगी। अब सूत्रों की माने तो ये मीटिंग सिर्फ हार की समीक्षा के लिए नहीं बल्कि सीएम के उपचुनाव और कार्यकर्ताओं को सरकार में दायित्व दिए जाने के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। मीटिंग में जहां सीएम के बाई इलेक्शन को लेकर तस्वीर साफ हो जाएगी, वहीं दायित्व दिए जाने को लेकर भी नाम शॉर्टलिस्ट किए जा सकते हैं। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। टिहरी में नेशनल हाईवे 94 पर ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे पर ऑल वेदर प्रोजेक्ट के तहत रोड चौड़ीकरण का काम चल रहा है, जिसके चलते कई जगहों पर नए स्लाइडिंग जोन बन गए हैं। पहाड़ी से मलबा और बोल्डर गिर रहा है, हाईवे घंटों बाधित रह रहा है। प्रशासन के द्वारा चारधाम यात्रा को देखते हुए बीआरओ को स्लाइडिंग जोन के ट्रीटमेंट के लिए कई बार बोला जा चुका है, लेकिन बीआरओ के अधिकारियों की अनदेखी के चलते ही हाईवे पर सफर करना जान जोखिम में डालने जैसा हो गया है। एसडीएम का कहना है कि नए स्लाइडिंग जोन का सर्वे कर लिया गया है और जल्द ही ट्रीटमेंट किया जाएगा। ऊपर जो निजी खेत भी उसमें इन्वॉल्व हुए हैं, गांव वालों के साथ में उसमें संयुक्त निरीक्षण राजस्व द्वारा करवाया जा चुका है एंड बीआरओ को कॉन्स्टेंटली इंस्ट्रक्शंस पूर्व में भी दिए गए हैं, चारधाम की मीटिंग्स में भी और वैसे डीएम साहब के स्तर से भी इंस्ट्रक्शंस हैं कि किसी भी तरह से यातायात प्रभावित नहीं होना चाहिए उसकी वजह से। एंड स्लाइडिंग का ये है कि ऊपर से मलबा जो है अब मोस्ट प्रोबेबली अब इस सीजन में नहीं आना चाहिए जैसा वो अपेक्षा कर रहे हैं, क्योंकि 1-2 सीजन वो ऑलरेडी देख चुका है बरसात के। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर बसा गंगोत्री नेशनल पार्क बेहद खूबसूरत है। इस पार्क के अंदर गरतांग गली और नेलांग घाटी इसे और खूबसूरत बना रहे हैं। गंगोत्री नेशनल पार्क इन दिनों पर्यटकों से गुलजार है। हर साल गंगोत्री नेशनल पार्क में हजारों पर्यटक, वन्य जीव प्रेमी और ट्रैकर्स आते हैं। गोमुख, गंगोत्री, भोजवसा और चिरबसा जैसे कुछ कठिन ट्रैकिंग पॉइंट्स ट्रैकर्स के बीच बेहद मशहूर हैं। इसके अलावा इस पार्क में नलोंग की ठंडी रेगिस्तान की घाटी भी है, तो वहीं गरतांग गली पर्यटकों को खूब भा रही है। नेशनल पार्क में ऊंचाई पर स्थित केदारताल और तपोवन की बंजर भूमि भी देखने लायक है। पार्क अपनी जैव विविधता के लिए बहुत ही मशहूर पार्क है। यहाँ पर विभिन्न प्रजातियाँ जैसे स्नो लेपर्ड, ब्राउन बियर, हिमालयन थार और अर्गाली और तिब्बतन ओल्फ, ये सारी प्रजातियां पाई जाती हैं। साथ साथ इसके जो है ये गंगा का उद्गम स्थल है। गरतांगली बहुत ही अच्छा एक टूरिस्ट प्लेस है एंड उत्तराखंड गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम करा है। हरसिल के लोगों ने ये इसको दोबारा ओपन करा एंड मैंने इंटरनेट में इसके बारे में पढ़ा था और काफ़ी महीनों से सोच रही थी कि मैं इसको देखने जाऊंगी। गंगोत्री नेशनल पार्क 23,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। इस पार्क में पेड़ पौधे, पक्षियों और जानवरों की दुर्लभ विदेशी प्रजातियां देखने को मिलेंगी। स्नो लेपर्ड, मस्क डियर, ब्राउन बियर, ब्लू शिप जैसे कुछ दुर्लभ और लुप्त प्राय प्रजाति के जानवर यहाँ पर पाए जाते हैं। और वर्तमान में जो है यहाँ पे अच्छी बर्डों की अच्छी खासी तादाद है तथा स्नो लेपर्ड के लिए गंगोत्री नेशनल पार्क जाना जाता है। इस समय इस सीजन में हमारे ट्रैप कैमरों पे कई जानवरों की फोटो जो है कैद की है। बेहद खूबसूरत बर्फीले पहाड़ों के बीच स्थित गंगोत्री नेशनल पार्क में शानदार ग्लेशियर गोमुख भी है। यही गंगा नदी का उद्गम स्थल है, तो कई नदियां पार्क के अंदर बहती हैं, जो इसे और भी खूबसूरत बनाती हैं। न्यूज 18 के लिए उत्तरकाशी से बलवीर परमार की रिपोर्ट। और यहाँ आपको बताते हैं, चैत्र नवरात्रि की आज दुर्गा अष्टमी है। आज जगह जगहों पर मंदिरों में श्रद्धालु माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों की आराधना कर रहे हैं। माँ दुर्गा के काली रूप के दर्शन टिहरी जिले के प्रवेश द्वार पर स्थित है माँ भद्रकाली का मंदिर, जहाँ दूर दूर से आते हैं भक्त माँ के दर्शन करने के लिए और यहाँ पर कहते हैं कि सबकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।